क्या मैं एक लाश के अंदर हूं? विहान ने एक टूटे हुए आईने में अपनी परछाई देखी और थरथराते हुए खुद से कहा। अंधेरी रात का वक्त था। आईने में एक मुर्दा जिसके काले बाल, भूरी आंखें और खादी के कपड़े पहने हुए पतला शरीर था, वो अपने आप को डरते हुए घूर कर देख रहा था। कौन है ये? विहान ने चेहरे को छूते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी मुर्दा लड़के के शरीर में है। वो सदमे में था। ऊपर से उसके सिर में बार बार तेज दर्द की लहरें उठ रही थी, जैसे किसी ने उसका सिर फोड़ दिया। इस बार दर्द इतना तेज उठा कि विहान जोर से चिल्लाते हुए अपना माथा पकड़कर नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कुछ ही देर पहले वो मुंबई के अपने आलीशान फ्लैट में आराम से सो रहा था, और अब अचानक यहाँ इस पुराने कमरे में कैसे पहुंच गया? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये बस एक सपना है। वो खुद को नींद से जगाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी वो कोशिशें बेकार थी। आखिर में उसने हार मान ली और फिर खुद को संभालते हुए आसपास का माहौल देखना शुरू किया। वो कमरा बहुत बड़ा नहीं था। अंधेरे में हल्की लाल रंग की रोशनी टूटी खिड़की से छनकर सामने वाले पुराने टेबल पर गिर रही थी। उस टेबल पर रखी खुली नोटबुक और स्याही की बोतल भी उस लाल रोशनी में चमक रही थी। उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई और जो दृश्य उसके सामने था, उससे उसकी रगों में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। आसमान में एक विशाल चांद था, और वो कोई साधारण चांद नहीं बल्कि गहरे खून के रंग की तरह लाल था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो बेतहाशा बुदबुदाया। ये सब क्या हो रहा है? ये कमरा, ये लाल चांद, मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये किस तरह की दुनिया है? यहाँ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तभी उसकी नजर उसके पैरों के पास चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। वो एक पीतल की रिवॉल्वर थी। उसे देखकर विहान को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने फौरन अपना सिर छू कर देखा। उसे अपने सर के पास एक गहरा घाव महसूस हुआ। इसका मतलब मुझे गोली लगी है। उसने खून से सनी अपनी उंगलियों को देखते हुए कहा। अब विहान को पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब सच्चाई है जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका है। अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। अब उसे अपने माता पिता और घर की याद सताने लगी। उसने खुद से कहा, क्या मैं कभी वापस लौट भी पाऊंगा? उसके दिल में एक टीस उठी और आंखें भी भर आई थी। उसे लगा किसी ने उसकी दुनिया ही उससे छीन ली है। कुछ देर बाद मन के अंदर उठते डर को दरकिनार करते हुए विहान ने खुद को शांत किया। अब उसे सिर्फ जवाब चाहिए थे। वो अपनी बची खुची ताकत का सहारा लेकर कमरे में सब कुछ खंगालने लगा, मानो किसी गहरी गुत्थी को सुलझाने का जुनून उस पर हावी हो गया हो। उसने कमरे के कोने में रखी अलमारी खोली तो वहां उसे पुराने जमाने की चीजें मिली। पुराने कॉइन्स, पोस्ट कार्ड, चमड़े का बटुआ, गोल फ्रेम का चश्मा और खादी के कुछ कपड़े उस अलमारी में रखे थे। तभी नीचे पड़े एक अखबार के फटे हुए टुकड़े पर उसकी नजर पड़ी। उस पर तारीख थी 2 सितंबर साल 1924। इम्पॉसिबल। वो तारीख देखकर विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखने लगा। वो नजारा विहान के लिए किसी भूतिया सपने से कम नहीं था। रात की वो वीरान सड़क, पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए कुछ लोग, सड़क के बीच में चलती हुई घोड़ा गाड़ियां और उड़ती हुई धूल, वो सब कुछ
समय में पीछे लौट जाने का एहसास करा रही थी। वो सब कुछ पुराने जमाने की फिल्म की तरह दिख रहा था, लेकिन वो कोई फिल्म नहीं, सच्चाई थी। हाँ? ये तो जैसे कोई पुराना बम्बई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सचमुच अतीत में पहुंच गया हूं? ये सोचते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। रेहान ने बहुत कोशिश की, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो वहां कैसे पहुंचा। मन को शांत करते ही कुछ बातें उसकी यादों में लौट आई। एक पुरानी किताब, उसके पन्ने पलटना, कुछ विधियां और अचानक से एक गहरी नींद में सोना। इसका मतलब ये सब उसी किताब की वजह से हुआ है। विहान ने अफसोस जताते हुए खुद से कहा। दरअसल कुछ दिनों पहले विहान टहलते हुए एक पुरानी किताब की दुकान में पहुंच गया था। वहां उसे एक किताब मिली थी, भाग्य, तंत्र मंत्र और पूर्व जन्म। दुकान में खड़े विहान ने उस किताब का नाम पढ़ा और मन में कहा, इंटरेस्टिंग। उसने दुकान के बूढ़े मालिक से पूछा, इस किताब में क्या खास बात है? जैसे इस बूढ़े ने किताब विहान के हाथ में देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लड़के, इस किताब में जो लिखा है उसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। अच्छा ऐसा क्या है इसमें? हा? विहान ने हंसते हुए पूछा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी उजागर ना ही हो तो बेहतर है, वरना उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी और डरावनी आवाज में कहा। विहान हैरान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई और उसने वो किताब खरीद ली। घर आकर उसने उस किताब में पढ़ा कि उसमें लिखी भाग्यवर्धक साधना से इंसान का भाग्य बढ़ जाता है। विहान ने सोचा, क्यों ना इसे आजमा कर अपना बैड लक गुड लक में बदला जाए। वैसे भी मेरा नसीब तो खराब ही चल रहा है। किसे पता था कि किताब में लिखे उन रिचुअल्स की वजह से उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, और वो भी 100 साल पीछे की एक अलौकिक दुनिया में। उस बूढ़े ने सही कहा था। मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? विहान अपनी गलती को याद करके दुखी हो रहा था, लेकिन एक बात उसे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस मरे हुए लड़के के शरीर में ही क्यों और कैसे आ गया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी नोटबुक पर गई। उसमें कुछ लिखा था। जब उसने वो पढ़ा तब उसके रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग मर जाएंगे, मैं भी। वो पढ़कर विहान को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई और डर के मारे उसने वो नोटबुक दूर फेंक दी। अचानक उसे उसकी जख्म की जगह पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने अपनी कनपट्टी को ध्यान से आईने में देखा और वो चौंक गया। उसकी आंखों के सामने एक अनोखी और अलौकिक घटना हो रही थी। जख्म जो पहले गहरा और खून से सना हुआ था, अब तेजी से भरने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई जादुई शक्ति उस जख्म को ठीक कर रही हो। उसका दर्द भी अब कम हो गया था। उसने देखा कि उसका शरीर, खास करके उसकी आंखें, अब जिंदा इंसान जैसे लगने लगी है, न कि किसी मुर्दे की तरह। क्या ये चमत्कार मेरे इस लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेने की वजह से तो नहीं हो रहा है? ये सोचते हुए उसने राहत की सांस ली कि शायद वो अब ठीक हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और फेंकी हुई नोटबुक को वापस हाथ में लिया, इस उम्मीद में कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे जुड़ा कोई सुराग उसे मिल जाए। विहान ने पहला पन्ना पढ़ा। उस पर इंद्रनील लिखा था। अचानक विहान के मन में कुछ अजीबोगरीब यादें ताजा होने लगी। उसके लिए अब ये एक और नया चमत्कार था, क्योंकि यादें उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि उस लड़के की थी जिसके शरीर में विहान की आत्मा बसी हुई थी। इंद्रनील मुखर्जी, उपनाम नील, उम्र 22 साल, ब्रिटिश राज की हुकूमत में बसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक निवासी था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारतवर्ष का एक सबसे आधुनिक शहर था, जहां व्यापार और शिक्षा की सुविधाएं बाकी शहरों से कहीं ज्यादा थी। नील बॉम्बे यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री विभाग से हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था। उसके पिता ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक थे, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी मां ने पति के जाने के बाद पूजा पाठ में ही मन लगा लिया था। वो कालिका देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन नील के एग्जाम में पास होने के बाद वो भी चल बसी। नील का एक बड़ा भाई
और उसकी एक छोटी बहन भी थी। तीनों एक सस्ते चौल के एक कमरे में रहते थे और ये वही कमरा है। विहान अब उस कमरे की हर चीज को घूरने लगा जैसे उसे सब कुछ पता हो। नोटबुक हाथ में आते ही नील की जिंदगी की कुछ यादें विहान के मन में जाग गई थी और कुछ सवालों के जवाब भी मिल गए थे। लेकिन अब उसे अपने मुंबई वाले आलीशान फ्लैट की याद आ गई जहां सारी चीजें उसकी अपनी थी। वो हल्के से बुदबुदाया, मेरी दुनिया, मेरी लाइफ, सब कुछ मुझसे छिन गया और अब इस नील के शरीर और उसकी यादों में मैं फंसा हुआ हूं। सचमुच क्या नसीब है मेरा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए विहान ने एक ड्रॉर खोला। उसने एक छोटा साबुन का टुकड़ा निकाला और तौलिया लेकर चौल के सार्वजनिक बाथरूम की ओर चल पड़ा, जिसे नील के परिवार को दूसरी मंजिल के किराएदारों के साथ शेयर करना पड़ता था। मुझे अपने सिर के और टेबल पर लगे खून के धब्बों को जल्द साफ कर लेना चाहिए। यहाँ सब कुछ एकदम क्राइम सीन जैसा दिख रहा है और अगर कोई और आ गया तो डर जाएगा, खासकर इस नील की बहन मेघना। ये सोचते हुए विहान बाथरूम तक पहुंच गया। उसने अपना जख्म साफ किया और फिर अपना खादी का शर्ट उतारकर साबुन से खून के धब्बे धोए। उसके बाद जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया और गीले तौलिए से डेस्क पर लगे खून के निशान साफ करने लगा। साफ करते वक्त उसके मन में नील के बारे में कई सवाल उठ रहे थे। क्या नील ने सचमुच खुद को ही मार डाला या फिर ये एक मर्डर था? ये लड़का नील आखिर किस मुसीबत का शिकार हो गया और ये बंदूक कहां से आई? गोली लगने की वजह से विहान के मन में उभरी नील की वो यादें एक टूटी हुई कांच की तरह थी। कुछ यादें एकजुट थी तो कुछ बिखरी हुई, इसलिए अभी भी विहान कंफ्यूज था। सफाई के बाद विहान ने दूसरी खादी की शर्ट पहन ली और सोचने लगा, खैर मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचूं, ये तो मेरा कोई नहीं लगता। अब उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वो अपनी दुनिया में, अपने खुद के शरीर में वापस कैसे लौट सके। विहान का मन अपने आप ही साल 2024 में बसे उसके मॉडर्न जीवन की तरफ भागा। 22 साल का विहान मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके स्मार्टफोन के बिना तो वो एक पल भी नहीं रह पाता था। इंजीनियर होने के बावजूद भी उसे हर विषय की जानकारी थी। ऑफिस में उसे सब गूगल कहकर ही बुलाते थे। उसने काफी पुरानी अलौकिक ज्ञान की किताबें भी पढ़ रखी थी, जैसे वो तंत्र मंत्र की किताब जिसके चक्कर में वो इस दुनिया में पहुंच गया था। विहान के मन में उसकी असली दुनिया की जिंदगी की यादें मन के किसी दूर के कोने से आती हुई लग रही थी, क्योंकि अब नील की कुछ यादों ने उसके मन में कब्जा कर लिया था। उसे अब यह डर लगने लगा कि कहीं वो अपनी असली पहचान भूलकर पागल न हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भी तरह अपने घर जाना है, बस मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगा। हड़बड़ाते हुए उसने अपने आप से कहा। इस ख्याल के आते ही वो उस कमरे में इधर से उधर एकदम बेचैनी से चलने लगा। उसे वहां से निकलने का जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना था। काफी देर तक सोचने के बाद वो रुक गया। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। एक विश्वास के साथ उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी असली दुनिया में लौटना है तो वो रिचुअल मुझे वापस करना ही होगा। वो पूरी विधि को याद करने लगा। उसके लिए उसे कुछ सामान की जरूरत थी, जैसे कुछ अनाज के दाने, हल्दी, 4 छोटे पत्थर। उसने सोचा सामान लाने के लिए तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। उसने अपना पॉकेट चेक किया, उसमें कुछ पुराने नोट मिले। बाहर जाने के लिए वो तुरंत दरवाजे की ओर मुड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज उसी दरवाजे तक आकर रुक गई थी। उसकी सांसें ये सोचकर थम गई थी कि आखिर इस अजीबोगरीब दुनिया में दरवाजे के दूसरी तरफ कौन हो सकता है। अचानक दरवाजे की कुंडी जोर जोर से खड़कने लगी। आखिर दरवाजे के दूसरी तरफ कौन था? क्या ये उस दुनिया का कोई अनजान खतरा था? क्या विहान उस रिचुअल को पूरा करके अपनी मॉडर्न दुनिया में वापस लौट पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग। भैया दरवाजा खोलो, मैं हूं मेघना।
नील की बहन मेघना की आवाज सुनकर विहान की जान में जान आ गई। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? मेघना ने पूछा। असली दुनिया में विहान की कोई बहन नहीं थी, लेकिन मेघना को देखकर उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके दिल में खुशी के साथ साथ बहन की देखभाल करने का भाव भी जाग उठा। ये शायद नील के ही इमोशंस थे। वो मैं कुछ काम कर रहा था, विहान ने उससे झिझकते हुए बताया। मेघना कुछ देर के लिए रुक गई। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। उसके पसीने छूटने लगे। तभी उसकी नजर पॉकेट वॉच पर गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये पापा की पॉकेट वॉच बंद हो गई है। मैंने काफी कोशिश की मरम्मत करने की, लेकिन शुरू ही नहीं हो रही है। मेघना को उस पॉकेट वॉच की अहमियत पता थी। उसने तुरंत कहा, मुझे दिखा, मैं कोशिश करती हूँ। मेघना ने तुरंत उस पॉकेट वॉच को ले लिया और बैठकर उसे खोलने लगी। नील की पुरानी जिंदगी की कुछ धुंधली यादों को ध्यान में रखते हुए विहान ने मेघना को पॉकेट वॉच के बारे में बताने का सोचा। उसे याद आया कि 17 साल की भूरे रंग की आंखों वाली मेघना अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। बचपन से उसे गियर्स, स्प्रिंग्स जैसी चीजें पसंद थी। वो यंत्रों की दुनिया में खुश रहती थी। उसे बड़े होकर स्टीम मैकेनिक बनना था, जो उस जमाने में लड़कियों के लिए बहुत बड़ा एम्बिशन था। उसके बड़े भाई विपिन ने जितना नील की पढ़ाई के लिए समर्थन दिया था, उतना ही वो मेघना को भी प्रोत्साहित करता और समर्थन देता था। पिछले साल ही मेघना ने मलाबार टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लिया था और तब से वो स्टीम और मशीनरी विभाग की स्टूडेंट थी। लेकिन इस बीच विपिन जिस ब्रिटिश कंपनी में काम करता था, उनके प्रॉफिट में भारी गिरावट आई थी। वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी थी। नुकसान के चलते ब्रिटिशर्स ने कई कर्मचारियों को निकाल दिया था। अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए विपिन को ओवर टाइम करना पड़ा और यही वजह थी कि वो कई दिनों तक घर भी नहीं आ पाता था। वो बचपन से ही बहुत जिम्मेदार और मेहनती था, इसलिए 25 की उम्र में भी 35 साल के आदमी की तरह दिखता था। नील को भी अपने बड़े भाई की तरह ही घर संभालने की जिम्मेदारी लेनी थी। 2 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में उसका इंटरव्यू था। ये लीजिए। मेघना ने विहान को पॉकेट वॉच देते हुए कहा। विहान का नील की उन यादों से ध्यान हट गया। उसे अब पॉकेट वॉच से टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मेघना की कुशलता देखकर विहान काफी इंप्रेस हो गया था। उसी वक्त मेघना ने मीठी आवाज में कहा, भैया, आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो गई है क्या? विहान ने कुछ याद करते हुए कहा, नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये मेरा पहला इंटरव्यू है ना। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर पास हो जाएंगे, मेघना ने उत्साह से कहा और एक कोने से चूल्हा बाहर निकाला। उसने एक छोटा सा बर्तन निकालते हुए आगे कहा, आपसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। देखना, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। विहान ने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसने देखा कि घर में खाने को ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए मेघना ने बर्तन में पानी उबालते हुए उसमें चाय पत्ती डाली और बिना शक्कर वाली काली चाय बनाई। दोपहर की कुछ रोटियां बची थी, वही लेकर मेघना विहान के पास आई और फिर दोनों ने सिर्फ उस कड़वी चाय के साथ रोटियां खाईं। जब घर में खाना नहीं होता था, तब वो लोग ऐसे ही एडजस्ट करने की कोशिश किया करते थे। विहान, जो अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था और भूखा था, उसने जैसे तैसे उस कड़वी चाय के साथ रोटी निगलने की कोशिश की, जबकि अंदर ही अंदर वो अपने मॉडर्न किचन में बनने वाली फिल्टर कॉफी और बाकी स्वादिष्ट खाने को मिस कर रहा था। उसने इस तरह की गरीबी का कभी अनुभव नहीं लिया था। कुछ देर बाद मेघना सोने के लिए चली गई। आज उसे स्कूल से लौटने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो थक चुकी थी। इधर विहान भी आज हुई घटनाओं की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका था। उसकी आंख लग गई, लेकिन वो आधी नींद में भी यही सोच रहा था कि अपने घर कैसे लौट सके।
नील भैया उठो। मेघना ने अपने भाई को उठाने की कोशिश की। विहान को उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। वो अभी भी गहरी नींद में था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। उसने देखा कि सुबह हो गई है। समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया उसे पता भी नहीं चला। उसने मेघना की तरफ देखा। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। आप क्या बड़बड़ा रहे थे? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप अपने घर में ही हो। मेघना की बातें सुनकर विहान हड़बड़ा गया। फिर उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, पता नहीं, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई बात नहीं है, अभी आप उठकर तैयार हो जाओ और बाद में बाजार से कुछ सब्जियां और ब्रेड लेकर आना। घर में खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा है। मुझे कुछ देर बाद स्कूल जाना है, मेघना ने कहा। विहान ने चुपचाप मेघना की बात सुनते हुए बिस्तर से उठकर तैयारी करनी शुरू कर दी। वो नहाकर अपने कमरे में आया। मेघना ने उससे कहा, भैया याद रखना, ताजी ब्रेड ही खरीद कर लाना। मौसम गर्म है, इसलिए ब्रेड जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, विहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेघना ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नोटबुक खोलकर कुछ देर तक अपना होमवर्क पूरा किया। बाद में एक आखिरी बची हुई रोटी अपने खाने के डिब्बे में पैक कर ली और अपनी किताबों का बैग उठाकर बाहर निकलने की तैयारी की। उसे अपने घर से स्कूल तक चलने में लगभग 40 मिनट लगते थे। वहां सार्वजनिक घोड़े की गाड़ियां थी जो 1 किलोमीटर के लिए 1 पैसा लेती थी। लेकिन पैसे बचाने के लिए मेघना समय से पहले निकलकर स्कूल तक चलकर जाती थी। नील की मेमोरी से विहान को मेघना के वो सारे कष्ट याद आ रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, वो कुछ रुक सी गई। उसने पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहा, भैया इस बार ज्यादा आलू मत खरीदना। विपिन दा 2 दिन बाद रविवार को वापस आ सकते हैं। वो कुछ सामान लेकर आने वाले हैं। और याद रखना, सिर्फ ताजी ब्रेड चाहिए। हाँ ठीक है मेघना, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक से लेकर आ जाऊंगा, विहान ने शांति से जवाब दिया। मेघना को दरवाजा बंद करते और बाहर जाते हुए देख विहान ने गहरी सांस ली। जल्द ही वो भाग्य बदलने की विधि के बारे में सोचने लगा। माफ करना मेघना, मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मुझे तो बस अपने घर जाने की जल्दी है। विहान ने फटाफट विधि के लिए लगने वाले सामान की लिस्ट बनाई और बुदबुदाया, मुझे विधि के लिए जल्द से जल्द ये सारा सामान खरीदना पड़ेगा। फिर वो अलमारी के पास चला गया। उसने खादी का शर्ट निकाला, लेकिन उसे वो शर्ट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसने विपिन दा के रखे हुए कुछ इंग्लिश कपड़े देखे और वही पहन लिए। सफेद शर्ट, काला सूट, काली हैट और काले जूते पहनकर विहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फैंसी ड्रेस में जा रहा हो। अचानक विहान को इंटरव्यू की तैयारी के बारे में याद आया। उसे बहुत चिंता हो रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि ये चिंता उसकी खुद की नहीं बल्कि नील की थी। उसने उन विचारों पर ध्यान नहीं दिया और विपिन दा की अलमारी में रखे हुए कुछ नोटों का रोल जेब में डालकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो अचानक से रुक गया। उसने सोचा, पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी होगी। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए रात को मिली हुई उस पीतल की रिवॉल्वर को अपने कोट में छिपाकर रख लिया। हालांकि उसने कभी शूटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। उसने बस यही सोचा कि रिवॉल्वर निकाल कर दिखाने से कोई भी इंसान डर जाएगा। फिर अपने दाहिने हाथ से उसने अपनी हैट को ठीक किया और दरवाजे को खोला। विहान जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस चौल से बाहर निकल गया। बाहर सूरज की रोशनी धीमी थी, लेकिन गर्मी बहुत महसूस हो रही थी। सड़क पर गंदा पानी और कचरा बिखरा हुआ था और हवा में हल्की सी बदबू तैर रही थी। वो समझ गया कि वहां गरीब लोग ही रहते थे। उसकी सारी मुश्किलें फिर से उसकी आंखों के सामने आकर उसे तकलीफ देने लगी, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सब्जियां, सस्ती और ताजा सब्जियां। अरे भैया प्याज ले लो, प्याज गरम और ताजा चने, इन्हें खाओ और ताकत बढ़ाओ। सड़क के किनारे पर कुछ फेरी वाले चिल्ला रहे थे। कुछ अपना सामान ठेले पर सजाकर बेच रहे थे, तो कुछ अपने कंधों पर गठरी लाद रहे थे। देखते ही देखते विहान पास वाले एक मार्केट में पहुंच गया था। बाजार के बीचों बीच से गुजरती गलियों में हवाओं में घुली गंध से एक अजीब सा माहौल बन गया था। कहीं से मसाले की महक तो कहीं से ताजी मछली के खून की बदबू आ रही थी। विहान गंध और उन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ा। अंदर के इलाके में पहुंचते ही उसकी यादों में नील की कुछ बातें ताजा हो गई।
वहां चोर बहुत थे, इसलिए उसने जल्दी से अपने कोट की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर और पैसे को मजबूती से पकड़ लिया। तभी बेकरी से एक बूढ़ी औरत ने उसे आवाज दी, अरे नील बेटा, आ जाओ, तुम्हारे लिए ताजी ब्रेड निकाल कर रखी है। बेकरी की मालकिन एक 70 साल की औरत थी, जिसे सब ईरानी दादी कहते थे। वो हमेशा हंसमुख और मिलनसार रहती थी। विहान खुद ब खुद उसकी दुकान की ओर बढ़ा। कैसे हो नील, विपिंदा अभी तक आए नहीं क्या? ईरानी दादी ने सवाल किया। हाँ, वो कुछ दिनों में आ जाएंगे, विहान ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया। दादी ने एक लंबी सांस भरी और कहा, वो सचमुच बहुत मेहनती लड़का है, उसे जरूर अच्छी बीवी मिलेगी। मैंने सुना है कि अब तुम्हारी भी नौकरी लगने वाली है। अभी इंटरव्यू बाकी है, इसके बाद तय होगा, विहान ने बताया। अच्छा है, तुम भी पैसे कमाने लग जाओगे तो बड़े भाई का बोझ भी हल्का हो जाएगा, दादी ने कहा। विहान मुस्कुराया और ब्रेड लेकर वहां से चल पड़ा। विहान को याद आया कि नील खुद अपने भाई का बोझ कम करना चाहता था। उसका तो ये भी सपना था कि उस चौल में रहने के बजाय वो सब एक किराए के बंगले में शिफ्ट हो जाए, और अगर उसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाती है तो वो सपना पूरा हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ पाना इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि इंटरव्यू में पास होने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि वहां कुछ सिफारिशें लगती थी और इतिहास पढ़ने वालों के लिए तो और भी कम मौके थे। नील की मेमोरीज याद करते करते विहान बाजार में घूम रहा था। बाद में उसे वहां काफी कुछ सामान मिल गया, यहाँ तक कि उसने मेघना की बताई हुई फल और सब्जियां भी खरीद ली थी। लेकिन अभी भी उसे विधि के लिए आवश्यक एक दो चीजें नहीं मिली थी। कुछ देर बाजार के अंदर ढूंढने के बाद उसे पास में एक मैदान नजर आया। वहां कई तंबू लगाए गए थे और रंग बिरंगे कपड़े पहने जोकर फ्लायर्स बांट रहे थे। कल रात को यहाँ सर्कस है, विहान ने एक आदमी की आवाज सुनी जो फ्लायर्स पढ़ते हुए गुजर रहा था। अचानक उसे एक औरत की तेज और गरजती आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? यहाँ के तो बिल्कुल नहीं लगते। विहान ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने नीले और लाल रंग की स्कर्ट और पीली कुर्ती पहनी थी। उसके सिर पर कढ़ाईदार पगड़ी थी और हाथों में बड़े बड़े कंगन और उंगलियों में अंगूठियां थी। क्या तुम्हें तुम्हारा भविष्य जानना है? उसने गहरी आवाज में सवाल किया और उसके चारों ओर मंडराने लगी। नहीं, विहान ने घबराते हुए कहा। उसने तुरंत अपने कोट के अंदर छिपी हुई रिवॉल्वर पर हाथ रख दिया। वो समझ गया कि वो शायद उस जमाने की कोई महिला ज्योतिषी होगी, लेकिन इस वक्त वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर वो लड़की जोर से हंसी और कुछ डिजाइन वाले कार्ड्स लहराते हुए बोली, सोच लो, मेरे जादुई पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। विहान को उसकी हंसी में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और फिर अचानक उस लड़की ने कार्ड्स को हवा में घुमाया और कहा, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम बदलना चाहते हो, है ना? यह सुनकर विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर कौन थी वो लड़की और कैसे उसे विहान की सच्चाई के बारे में पता चला था? क्या विहान उसके चंगुल से छूट पाएगा?